उत्तर प्रदेश के चुनाव का 10 मार्च को परिणाम आने वाला है। किसकी सरकार बनेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसी को लेकर वाराणसी के 80 घाट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से फर्स्ट इंडिया ने की खास बातचीत। बनारस की सुबह, गंगा स्नान, शिव की नगरी में श्रद्धा अपार, लेकिन साथ में क्योंकि बनारस में अभी बना हुआ है राजनीतिक माहौल, और इस राजनीतिक माहौल में जो हम जिनसे अभी बात कर रहे हैं वो राजस्थान के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो पूरे यूपी चुनाव में रहे, लगातार डटे रहे। हम बात करेंगे, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी मौजूद हैं। अर्जुन जी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका, आप पहले दिन से और अब आखिरी चरण तक लगातार यूपी चुनाव में डटे रहे और अब बनारस। हम धन्यवाद अदिति जी, आपने ठीक कहा कि चुनाव की दृष्टि से यूपी के सह प्रभारी के नाते जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी, उसके कारण मेरा लगातार यहाँ रहना हुआ। और आज का जो दृश्य जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं ये तो अद्भुत है। ये सांस्कृतिक राजधानी भारत की है और आज मीडिया के माध्यम से हम इस सांस्कृतिक राजधानी से जो बात करेंगे वो दूर तलक जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये घाट है और पहले भी मैं आ चुकी हूँ। जाहिर तौर पे तस्वीर बदली है। जब सफाई का अभियान, स्वच्छता का अभियान शुरू हुआ तो शायद अर्जुन जी यहाँ से 80 घाट से प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई, और हम जब आज तस्वीर देखते हैं, बनारस बदला हुआ है, घाट बदले हुए हैं और लोगों के मन भी बदले हैं। लेकिन फिर भी हम जब घूमे यहाँ पर तो एक चुनौती नजर आई। 5 साल के काम के बाद जो बीजेपी बार बार कहती है कि हमने बदलाव किया, एक चुनौती जरूर नजर आई। आपको क्या लगता है, वजह क्या है उसकी? देखिए, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई शक नहीं है। 2022 का उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है ये वाकई महत्वपूर्ण चुनाव है, इवेंट भी महत्वपूर्ण है, भारतीय लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण ये आपका विषय रहने वाला है। लेकिन इस सब के बावजूद जो हमारा चुनाव है वो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, हमने 2 दिशा में इसको ले जाने की कोशिश की कि कैसे सुरक्षा मिली महिलाओं को, कैसे कानून का राज स्थापित हुआ, कैसे गुंडा राज समाप्त हुआ, कैसे माफिया यहाँ से भागे, ये हमारा एजेंडा था। लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब आते हैं इस लोकतंत्र के इस मैदान में, चुनाव के इस मैदान में, तो अखिलेश जी को लगता है कि ये डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस में तो हम पीछे हैं। और मोदी जी ने वाकई बनारस को क्या, पूरे उत्तर प्रदेश को सुधारा। इतने हाईवे दिए हैं, इतने एयरपोर्ट दिए हैं, इतनी सड़कें दी हैं, इतने पीएम आवास दिए हैं, इतने आयुष्मान के गोल्डन कार्ड बने हैं। तो वो समझे कि भाई हम तो इतना नहीं कर पाए थे इन 5 सालों में। मोदी जी की योजनाओं को जो योगी जी ने धरातल पे उतारा, तो इन्होंने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की और वो बोलते बोलते मोहम्मद अली जिन्ना की बात करने लगे। तो ये चुनाव पूरा काफी डाइवर्ट हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा अभी भी डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस है। इसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनौती देना चाह रहे हैं ध्रुवीकरण के आधार पर, और हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मेघवाल साहब, दलितों का मुद्दा यूपी चुनाव में एक खासा मुद्दा रहा, दलित को लेकर लगातार, और सभी पार्टियां अपना अपना कार्ड इसको लेकर जब करते हैं और उसको मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक जातिवाद की तरफ भी मोड़ा जाता है। बीजेपी इस मुद्दे को कैसे हैंडल कर रही है, और खासतौर पे आप, क्योंकि आप एक बड़ा फेस हैं और केंद्र में भी एक बहुत बड़ा चेहरा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। लेकिन अब अगर देश में अपन देखें तो SC/ST की पॉपुलेशन भी बड़ी संख्या में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ ST की पॉपुलेशन तो 1% के आसपास है, लेकिन SC की पॉपुलेशन बहुत है, जिसमें दलित समुदाय बड़ी संख्या में जो है, उसमें जाटव और कुछ लोगों ने गैर जाटव ऐसे बांटने की भी कोशिश की। लेकिन जैसे आपने कहा, दलित समुदाय अब धीरे धीरे एक होकर के जो विकास करेगा, हमारी परिस्थितियों को ठीक करेगा, हमें शिक्षा अच्छी देगा, हमें स्वास्थ्य अच्छा देगा, हमारे घर पक्के कराएगा, हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन होगा, उनको हम वोट देंगे। ये जो भावना है ये दलित समाज के लोगों में भी घर कर गई है। इसलिए आपने देखा होगा कि मायावती जी का यहाँ काफ़ी अच्छा वोट बैंक था।
इस बार मायावती जी का वोट बैंक कितना है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मायावती जी के वोट रहते हुए भी जो वोट बिखरेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आएंगे। ये एक बड़ा मुझे लगता है। हालांकि जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें दलित 2014 में भी बीजेपी की ओर आकर्षित हुए, 19 में भी हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव में पहली बार 2022 में ज्यादा आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आज वो दिन है जब काशी मोदी जी का स्वागत करेगा। कल पूरी रात मोदी जी के आने की तैयारियां भी चलती रही, लेकिन प्रियंका गांधी भी हैं यहाँ, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, ममता बनर्जी भी आई और तमाम लोग यहाँ पर घर करे हुए हैं। एक सवाल ये है कि देखिए, जैसे आपने सारे चीजें गिनाई कि हमने महिलाओं का मुद्दा, सफाई मुद्दा, भ्रष्टाचार, तमाम चीजें करी, और हम कल बहुत सारे लोगों से मिले, युवाओं ने भी ये बात कही कि जो राम को लेकर आए हम उसको लेकर आएंगे, लेकिन दबी जबान में एक रोजगार का मुद्दा भी आया। उसको कैसे हैंडल किया आप लोगों ने? देखिए, रोजगार कब आता है? रोजगार का संबंध सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। जब यहाँ गुंडा राज था तो इन्वेस्टमेंट करने वाले तो भाग गए और नए आए नहीं, तो रोजगार अवसर कहाँ से पैदा हो? वो जो रोजगार की बात कर रहे हैं वो भर्तियों की बात कर रहे हैं, सरकारी भर्तियों की। उसमें भी वो कुछ खास लोगों की ही भर्तियां करते थे। उसमें भी अगर आप देखें भर्तियां उन्हें उठा करके लिस्ट देखेंगे। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी पार्टी बने, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट को ज्यादा आकर्षित करते हैं। वो तब आता है जब कानून व्यवस्था अच्छी हो। किसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होगी, व्यापारी परेशान नहीं होगा, उसके बच्चे का अपहरण नहीं होगा, उसको फिरौती नहीं मांगी जाएगी, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। वो और लोगों को बुलाएगा कि भाई आप आइए इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में तेजी से, तो रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर जब अमित शाह जब स्ट्रैटेजी करते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी वो ये कहते थे कि चाहे पार्षद के चुनाव हो और चाहे देश के चुनाव हो, मैं हर चुनाव को महत्वपूर्ण तरीके से देखता हूँ, हर चुनाव में पूरी ताकत लगाता हूँ। इस बार पहली बार ये नजर आया कि इतना काम, आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, तमाम चीजें हैं, लेकिन विधायकों की नाराजगी। हो सकता है कि लोग मोदी जी से खुश हैं, मोदी जी का नाम भी जपते हैं, हो सकता है योगी जी से खुश हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर विधायकों से नाराजगी, पहला, और दूसरा कि कहीं ना कहीं बीजेपी का वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। 8 विधानसभा हैं वाराणसी में, लेकिन 2 ऐसी विधानसभा है जहां पर कांग्रेस टक्कर में है, एक विधानसभा ऐसी है जहां पर सपा टक्कर में है। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? बीजेपी के कॉन्फिडेंस में कमी क्यों नजर आ रही है? देखिए, आपने कांग्रेस की बात करी, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर की पार्टी रहेगी या 5वें नंबर की पार्टी रहेगी, इसकी लड़ाई लड़ रही है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं बहुत ज्यादा जीतेगी चुनाव या वोट लेगी, नहीं लगता। मैं ब्रज में भी रहा, व्यापारी सम्मेलन के नाते पूरे प्रदेश में भी घूमा, कुछ सामाजिक सम्मेलन किए, उसके कारण भी मैं घूमा, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। जहां तक आपने मायावती और सपा की बात की, उनमें भी ये लड़ाई है कि दूसरे नंबर की कौन रहने वाली है, तो दूसरे नंबर की लड़ाई, तीसरे नंबर की लड़ाई, चौथे नंबर की, 5वें नंबर की लड़ाई। और प्रियंका जी हो सकता है कि आज बनारस में ही हो, जैसे आपने कहा है, हमें भी किसी ने सूचना दी है। कुछ भी करें, वो राहुल जी भी आ रहे हैं, राहुल जी को भी आने दीजिए, और ममता जी भी आके चली गई। कुछ भी करें, एक जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस दिखता है, इसमें एक ऐसा वोटर होता है जो शांत रहता है। वो वोटिंग के दिन अपना वोट करता है, वोकल नहीं होता है। वो जिसको घर मिला, जिसको बिजली का कनेक्शन मिला, जिसके घर में कोई बीमार हुआ तो 5 लाख का बीमा मिला, वो वोट करते समय देखता भी ये काम किसने किया। तो वो जो परसेंटेज है ना, वो काफी परसेंटेज है अदिति जी। इसलिए हम कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यूपी में आ रही है। इकबाल साहब, चुनाव होते हैं, आते रहते हैं, लेकिन एक चीज आपने भी देखी होगी, एक अलग आपका पर्सनली भी मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब हम चुनावी भाषण सुनते हैं, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, अखिलेश यादव का हो, तमाम लोगों का हो, आपको नहीं लगता कि स्तर गिरा है अपने भाषण में सभी नेताओं का, सभी पार्टियों का? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि हमारे विदेशी पत्र पत्रिकाएं ये लिखती है कि भारत में लोकतंत्र परिपक्व हुआ है, लिखती है। 52 में नहीं लिखती थी ऐसा,
कि भारत में इतने अनपढ़ हैं, वोटिंग राइट क्या है, क्यों भारत ने एक साथ पुरुष और महिलाओं को अधिकार दे दिया, ये इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, उल्टा लिखते थे। लेकिन धीरे धीरे भारतीय निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों के कारण उन्होंने अपना कर्तव्य समझा और हर एक चुनाव के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। धीरे धीरे इसमें लोकतंत्र मजबूत हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हम जनता के बीच में ये जाते हैं कि हमने 5 साल में क्या किया, हमें वो बताना चाहिए। लेकिन हम वो बताते बताते कई बार हमारे जो विपक्षी, कई बार कोई भी राजनीतिक दल का नेता क्या कर देता है कि वो हल्की बात वो बोलता है तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ हल्की बात हमने नहीं बोली है, यहाँ हमने हल्की बात सुनी है ज़्यादा। कई चीज़ें सुनी है मोदी जी के लिए, कई चीज़ें योगी जी के लिए सुनी है, कई चीज़ें सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना करते हुए लोगों को सुना है, तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं फिर कहता हूँ कि यहाँ इस तरह हल्का रहना ही नहीं चाहिए। मैं पर्सनली इस मत का हूँ कि बात हमारी डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, हमने क्या किया या हम आगे क्या करेंगे, बस यहाँ तक सीमित रहना चाहिए चुनाव प्रचार। एक आखिरी सवाल आपसे, आप राजस्थान में के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने अभी ओल्ड पेंशन स्कीम अपने बजट में लागू करी। आप नौकरशाह रह चुके हैं, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को ये वापस लागू करना, या आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी जरूरी है नौकरशाह लोगों को? मुझे लगता है कि अशोक गहलोत साहब ने प्लानिंग कमीशन के उस भाषण को नहीं पढ़ा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था। ओल्ड पेंशन स्कीम कंसेप्ट लाए अटल जी, लेकिन लागू करने का अधिकतर काम जो है वो मनमोहन सिंह जी ने किया। उस समय में ये विषय आया तो उन्होंने कहा मैं सबसे बेहतरीन काम अटल जी का ये मानता हूं। ओल्ड पेंशन, राज्य इतना भार सहन नहीं कर सकते आने वाले समय में, राज्यों की स्थिति ऐसी रहने वाली नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी बोल रहे थे। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन उनको देनी कब है? 2034 में। 2004 में जो नौकरी लगा उसको कब पेंशन मिलेगी? 2034 में। 2034 में कौन रहेगा मुख्यमंत्री? तो ये कुछ पॉलिटिकल सिस्टम में आप किसी की लोकप्रियता हासिल करने के लिए, लेकिन आप सोर्सेज तो बताओ कि आपके सोर्सेज क्या हैं, कहां से देंगे, बजट कहां है उसका, ये तो सब बताना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि नहीं लोग अध्ययन करने आ रहे हैं, ये मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में, लेकिन आप मनमोहन सिंह जी का भाषण तो पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम भी समीक्षा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या कर्मचारियों के हित में अच्छा हो वो करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन उन्होंने जो लागू करने की कोशिश की वो मनमोहन सिंह का भाषण ही नहीं पड़ा, एज इट इज उठा के टेक दिया। तो हमने आपसे बातचीत करी और हम बहुत लोगों से भी मिले, लेकिन जो कॉन्फिडेंस हमें अर्जुन मेघवाल जी में दिखा, सहप्रभारी हैं वो उत्तर प्रदेश चुनाव में, जो कॉन्फिडेंस दिखा शायद उससे कहा जा सकता है कि जो शिव के जो आशीर्वाद है किस तरफ जाएगा और जो उत्तर प्रदेश है वो किस तरफ करवट लेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको एक और दोबारा नज़ारा दिखाएंगे इन घाट का। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव में कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन जाहिर तौर पे विकास की जीत होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। और बनारस हमारे लिए, केवल बनारस ही नहीं, बनारस हमारे लिए बहुत ही जिसे कह सकते हैं ऐसी धरोहर है जो हमेशा सजो के रखने वाली है। देश भर से श्रद्धालु हैं, बनारस आते हैं श्रद्धा के साथ और वो यहाँ पर ये गंगा का स्नान करना चाहते हैं और कहते हैं कि इसके आगे ही मणिकर्णिका का घाट है, वहाँ पर तमाम तरह की कहानी है, वहाँ पर मोक्ष प्राप्त होता है, वहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। तो इस धरोहर को सजोने वाला जो उसको अच्छे से रख सके, वही व्यक्ति, वही पार्टी जीत कर आए जो यहाँ की जनता या देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का वो सम्मान रख सके। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया, बनारस।